नमस्कार, मैं हूं वर्तिका। एशियाविल हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं आईएम इंदौर के डायरेक्टर प्रोफेसर हिमांशु राय। प्रोफेसर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वर्तिका। जी। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोरोना वायरस और लॉकडाउन इतने लंबे समय से चल रहा है, आपकी नजर में एजुकेशन को इसने किस तरीके से इम्पैक्ट किया है? तो इसने कई तरीके से इम्पैक्ट किया है वर्तिका, तो मैं इसको दो दृष्टिकोणों से देखना चाहूंगा। प्रथम दृष्टिकोण जो है वो शॉर्ट टर्म दृष्टिकोण है। सो इमीडिएटली जैसे ही पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन हुआ तो हमको अपना जो इन क्लास सेशंस होते हैं उनको बंद करना पड़ा। हमने स्टूडेंट्स को वापस भेजा और उसके बाद हम लोग ऑनलाइन सेशंस पे आ गए। एंड आईएम इंदौर में हमने एक हफ्ते के अंदर इस ट्रांजिशन को कंप्लीट कर लिया। तो ना सिर्फ हम ऑनलाइन एजुकेशन पे गए, मतलब हमने ऑनलाइन क्लासेस की, बल्कि हमने ऑनलाइन एग्जाम्स भी कराए, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन एग्जाम्स कराए। सो सबसे पहला तो इम्पैक्ट ये हुआ है कि हमारा बहुत सारा पार्ट ऑनलाइन चला गया और उसके लिए हमको कई आमूलचूल परिवर्तन करने पड़े। फॉर एग्जाम्पल, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करना पड़ा, जो कि हमने अभी एक बेसिक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट किया है, बनाया है। अब उसको हम और भी बढ़िया कर रहे हैं। तो ये तो हुआ एक शॉर्ट टर्म प्रभाव। मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म प्रभाव भी पड़ा है और वो थोड़ा एक दार्शनिक दृष्टिकोण है मेरा। और वो ये कि इसने, कोरोना पैंडेमिक ने हमको इस बात के लिए प्रेरित किया है कि हम सोचें कि आखिर इस हायर एजुकेशन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि अभी हम देखें तो हायर एजुकेशन में जो भी हम अगर यदि मैं मैनेजमेंट की ही बात करूं तो मैनेजमेंट में हमने अपने आप को प्रकृति के साथ नहीं जोड़ा है। और वो एक चीज कोरोना वायरस ने हमें एक सीख दी है कि पूरा हायर एजुकेशन सिस्टम, जब हम चाहे हम फाइनेंस की बात करें, चाहे ऑपरेशंस की बात करें, चाहे मार्केटिंग की बात करें, हमको इसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी। हमको ये देखना पड़ेगा कि हम जितने भी मैनेजमेंट की प्रक्रियाएं सिखाते हैं, जितने भी मैनेजमेंट के गुर सिखाते हैं, उसके साथ साथ हम प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य करके इन मैनेजमेंट के सिद्धांतों को लागू करें। इसके लिए मुझे लगता है कि सारे बिजनेस स्कूल्स को अपने मिशन स्टेटमेंट्स को री इमेजिन करना पड़ेगा, पुनर्विचार करना पड़ेगा कि आखिर मैनेजमेंट एजुकेशन का उद्देश्य क्लासरूम के बियॉन्ड भी कहा जाता है। और जो दूसरा एक महत्वपूर्ण दार्शनिक दृष्टिकोण जो आया है इस कोरोना वायरस की वजह से, वो ये है कि हम सामाजिक रूप से भी कैसे जागरूक रह करके जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन है, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, राष्ट्र को बढ़ाने के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए क्या कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों प्रभाव पड़े हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ज्यादातर जो बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं उनमें टॉप पोजीशंस पर जो देश और दुनिया के टॉप बिजनेस स्कूल्स होते हैं वहां से लोग जाते हैं। और जब वो बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज जिस तरीके से फंक्शन करती हैं उसका पूरी दुनिया पर और खास करके पर्यावरण पर बहुत तरीके से प्रभाव पड़ता है। और कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें अपने बिजनेस स्कूल्स में शायद ये सिखाने की जरूरत पड़ेगी कि मैनेजमेंट को नेचर के साथ किस तरीके से बैलेंस करके चला जा सकता है। ये पॉइंट आपका बहुत बहुत इनोवेटिव है सर, बहुत नया है। इसमें आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आपने एग्जाम प्लेटफॉर्म बनाया बच्चों के लिए, अपने मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें आपने किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म का टेक्निक का यूज किया एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए? और ये जो एक हफ्ते में ट्रांजिशन रहा, इसके बीच में किस तरीके की चुनौतियां आपके सामने आई? हाँ, तो सबसे पहले तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला प्लेटफॉर्म है, ये हमने बनाया नहीं है, बल्कि ये हमने प्रोक्योर किया है किसी और से। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से एग्जाम में करता है कि जो कैमरा है वो जो भी एग्जाम दे रहा है उसके मूवमेंट्स को देखता रहता है। सो मान लीजिए आप स्क्रीन को छोड़ करके कई बार इधर उधर देख रहे हैं, तो वो सिस्टम जो है आपको बोलेगा कि आप इधर उधर मत देखिए। उसी तरह से मान लीजिए आपने अपने स्क्रीन में कोई परिवर्तन किया या आपने स्क्रीन पे कुछ और खोलने की कोशिश की, तो वो सिस्टम उसको जान करके आपके आई मूवमेंट्स को, आपके हाथ के मूवमेंट्स को देख करके आपको ये चेतावनी देगा कि आप इधर उधर मत देखिए, आप अपना ध्यान इस पे केंद्रित करिए, आप स्क्रीन चेंज मत करिए, आप अपने कंप्यूटर पे और कुछ मत खोलिए। सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम्स और ज्यादा डेवलप होते जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक व्यक्ति की प्राइवेसी के साथ बैलेंस करते हुए
ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सिस्टम्स हैं ये और भी ज्यादा अच्छे भविष्य में होते जाएंगे। और जहां आपने चुनौतियों की बात की, जब हम ऑफलाइन से इन क्लास से ऑनलाइन की तरफ गए, तो सबसे बड़ी चुनौती हमारी ये थी कि हमको ये देखना था कि हमारे फैकल्टी, उसमें उनको स्वाभाविक रूप से वहां पे पढ़ाना अच्छा लगता है कि नहीं, और उनको एडजस्ट करने में कितना टाइम लगेगा। और मुझे ये कहते हुए बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है कि IIM इंदौर की जो फैकल्टी है वो इमीडिएटली तैयार हो गई और उन्होंने एकदम अपने आप को अपना पुनर्निर्माण किया। उसके बाद कोर्सेज को वापस से देखा कि कोर्सेज में हम क्या क्या बदलाव लाएं ताकि वो ऑनलाइन के लिए ज्यादा उपयोगी साबित हो। और उसके बाद जो फैकल्टी हमारे बहुत ज्यादा उनको ज्ञान नहीं था ऑनलाइन पढ़ाने का, तो हमारे अपने फैकल्टी में से कुछ लोगों ने जो कि अच्छे थे उसमें, उन्होंने उनके लिए ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट किए। और उसके बाद जो दूसरी चुनौती ये आई कि हम अपनी तरफ से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो हमारे छात्र हैं जो कि वापस चले गए हैं, उनके एंड पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो हमें शनई शनई ये पता चला कि कुछ लोगों के यहाँ पावर आउटेज हो जाता है, तो यदि पावर चला जाता है तो उनके लैपटॉप में आना बंद हो जाता है। कहीं कहीं पे इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, कहीं कहीं हमने देखा कि नेट बीच बीच में आ रहा था या जा रहा था। तो फिर उन प्रॉब्लम्स का भी हमने समाधान किया। हमने ये करने का प्रयास किया कि जो स्टडी मटेरियल है हम उसको अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे डाल सके, ताकि व्यक्ति उसको बाद में भी स्ट्रीम करके या डाउनलोड करके पढ़ सके। साथ ही एग्जाम्स में हमने दूसरी या तीसरे अपॉर्चुनिटीज दी कि अगर किसी के एग्जाम के बीच में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको दोबारा एग्जाम देने का मौका दिया हमने। सो इस तरह से चुनौतियां आई, लेकिन हमने उन चुनौतियों का मुकाबला किया, हमने उन चुनौतियों के लिए अलग सॉल्यूशंस निकाले, और अब मेरे ख्याल से सब कुछ एकदम सेटल हो गया है। अब केवल जो चुनौती है वो ये है कि अगर हम बहुत लंबी पढ़ाई ऑनलाइन करते हैं तो ये जो स्क्रीन टाइम जो व्यक्ति का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उससे काफी प्रभाव पड़ता है लोगों का। क्योंकि आप अगर पूरे दिन अगर आप अपने लैपटॉप को ही देख रहे हैं तो उससे आपकी स्लीप साइकिल पे प्रभाव पड़ता है, उससे आपकी डाइटरी हैबिट्स पे प्रभाव पड़ता है। सो इन दुष्प्रभावों को कम करते हुए ऑनलाइन को हम कैसा बेहतर बना सकते हैं, ये हमारे सामने अब अगली चुनौती है, और इसके लिए हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। जी सर, आपसे ये सवाल मेरा रहेगा कि आपके यहाँ पे जो MBA कोर्सेज होते हैं इसमें बहुत सारे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, बहुत से इमर्सिव एक्टिविटीज होती हैं जो बच्चे एक दूसरे के साथ में करते हैं, मिलके बैठ के साथ में प्रोजेक्ट्स करने होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से किस तरीके का रिएक्शन मिला ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर? क्या उनकी तरफ से किसी तरीके का कोई एप्रीहेंशन था कि हम रेजिडेंशियल कोर्स के लिए यहाँ पे आए थे और अगर हमें लंबे समय तक ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ी तो शायद ये हमारे स्टडीज के लिए और कोर्स के लिए अच्छा नहीं रहेगा? ये एप्रीहेंशन वर्तिका सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं है, ये एप्रीहेंशन हमारा भी है। और मेरा भी ये मानना है कि जो पढ़ाई इन क्लास में करवाई जा सकती है, और खासकर कुछ कोर्सेज जैसे आपने बताया कि स्टूडेंट बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज भी करते हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे गेम्स भी होते हैं जिसके थ्रू हम सिखाते हैं। तो हमारे यहाँ पेडागोजिकल टूल केवल लेक्चर नहीं होता। यदि केवल लेक्चर होता तो वो तो ऑनलाइन ले जाने में कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ केस मेथड होता है, हमारे यहाँ रोल प्लेस होते हैं, हमारे यहाँ ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, हमारे यहाँ क्लास डिस्कशंस होते हैं। तो ये सब में ऑनलाइन में लिमिटेशन है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम किस तरह से उन प्लेटफॉर्म्स पे और उन LMS पे काम करें जहां कम से कम इसमें से कुछ चीजें हो सके। सो उदाहरण के तौर पे क्लास की पोलिंग अगर हमें करानी है, मान लीजिए हमने कोई प्रश्न पूछा और हम पोलिंग कराना चाहते हैं, वो सुविधा अब हमारे सिस्टम पे उपलब्ध है। अगर हम ब्रेकआउट रूम्स बनाना चाहते हैं कि मान लीजिए 60 लोगों की क्लास है और उनको हम 10 अलग अलग कमरों में बिठाना चाहते हैं, वर्चुअल कमरों में, तो वो सुविधा भी अब हमारे पास उपलब्ध है हमारे ऑनलाइन के माध्यम से। तो जितना हम क्लोज ला सकते हैं उसको एक इन क्लास एक्सपीरियंस के, उतना हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये बात सुनिश्चित है कि ऑनलाइन एजुकेशन इन क्लास एक्सपीरियंस को पूर्णतः रेप्लिकेट नहीं कर सकता है और इसलिए कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। और इसलिए मेरे छात्र भी, हमारे सारे स्टूडेंट्स IIM इंदौर के और मेरी सारी फैकल्टी और मैं, हम सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब
सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो और कब हम अपने स्टूडेंट्स को वापस कैंपस पे ले आएं, क्योंकि जो कैंपस का एक्सपीरियंस है वो कहीं भी रेप्लिकेट नहीं हो सकता। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कैंपस का एक्सपीरियंस और कहीं रेप्लिकेट नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपसे ये जानना चाहेंगे कि IIM इंदौर शायद वो 1 साल का जो PGPX कोर्स होता है, क्योंकि आम जो नॉर्मल MBA होता है वो 2 साल का होता है, लेकिन जो आपका PGPX कोर्स होता है वो 1 साल का होता है और वो बहुत ही इंटेंस होता है, क्योंकि 1 साल में 2 साल का कोर्स एक तरीके से कवर करना होता है। उन स्टूडेंट्स को उनके पास भी लिमिटेड टाइम होता है, उसमें से बहुत से आपके स्टूडेंट्स जॉब छोड़ के आपके पास पढ़ने के लिए आए हुए होते हैं, तो उनके लिए पढ़ाई और अपना कुछ ही महीनों बाद उनको प्लेसमेंट की भी देखनी होती है कि किस तरीके से हमारा आगे का फ्यूचर होगा। उन लोगों के साथ सर किस तरीके से आप अभी तक डील कर पाए हैं? तो हमारा जो EPGP प्रोग्राम उसको हम बोलते हैं, जो हमारा 1 ईयर फुल टाइम MBA का प्रोग्राम है, वो हमने 22 जून से आरंभ कर दिया है। सो इसका इनॉग्रेशन हो गया और सबसे बड़ा बैच अभी तक IIM इंदौर की हिस्ट्री में 68 लोगों का वो बैच है जिसकी पढ़ाई आरंभ हो गई है ऑनलाइन मोड पे। उसमें हमने ये किया कि जो 4-5 ऐसे व्यक्ति थे जिनके यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी इंटरनेट की या पावर आउटेजेस की, उनको हमने कैंपस में बुला लिया है। तो वो लोग कैंपस में हैं, हालांकि क्लासेस ऑनलाइन ही हो रही हैं, बिकॉज क्लासेस हम फिजिकल तब तक नहीं आरंभ कर सकते जब तक गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं करता है, और गवर्नमेंट ने अभी स्कूल्स और कॉलेजेस को खोलने का अभी हमको ऑप्शन नहीं दिया है। पर जिस दिन भी हमको गवर्नमेंट वो ऑप्शन दे देगी कि हम स्कूल और कॉलेजेस को खोल सके, उसी दिन हम कम से कम जो 1 ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उन सबको हम कैंपस में ले आएंगे। हमने ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना लिए हैं, हमने वो प्रोटोकॉल्स बना लिए हैं कि हम स्टूडेंट्स को जब लेकर के आएंगे तो हॉस्टल में कैसे रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी, और जब भी हम फिजिकल क्लासेस शुरू करेंगे तो हम क्लासेस कैसे करेंगे वहां पे भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। तो हमारे SOPs एकदम तैयार हैं। हमें इंतजार है कि कब गवर्नमेंट हमें अनुमति दे, और जैसे ही हमें गवर्नमेंट की अनुमति मिलती है हम कम से कम वो EPGP के जो 68 स्टूडेंट्स हैं उनको हम तुरंत कैंपस में ले आएंगे। जी सर, यहाँ पे आपको कब तक लगता है कि सरकार की तरफ से कब तक उम्मीद है कोरोना वायरस का अभी जो हाल है देश में उसको देखते हुए, क्या लगता है सर कितना लंबा ये चल सकता है? ये काश मैं बता सकता, क्योंकि मुझे लगता है एक तो मैं इस विषय वस्तु का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इस विषय वस्तु के जो एक्सपर्ट भी हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने जो भी मार्च में सोचा था, जब इंडिया में ऐसा हुआ, भारत में जब आया, ऐसे तो दिसंबर से ही कुछ कुछ आभास हो रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन जब पैंडेमिक बन गया मार्च में, उसके बाद से जो विषय वस्तु के एक्सपर्ट हैं उनकी भी जो इस बात पे जो वो कहना चाहते हैं वो बदलता जा रहा है। जो उनका व्यू पॉइंट है, दृष्टिकोण है, जो उनका रिसर्च बता रहा है, उनका शोध बता रहा है, वो बदलता जा रहा है। तो मेरे लिए तो ये कहना असंभव है, लेकिन एक चीज मैं अवश्य मानता हूं कि अब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम अनलिमिटेड टाइम तक निरंतर सब चीजों को बंद रखें। तो जिस तरह से हमने इकोनॉमी को धीरे धीरे भारत की सरकार ने खोला है, और उसके बाद प्रदेश की सरकारों ने और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को खोला है, उसी तरह से मुझे लगता है कि स्कूल्स और कॉलेजेस को भी शनई शनई खोल देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम कम से कम उन लोगों को कॉलेज आने दें जो कि सबसे पहले स्वतः आना चाहते हैं, और दूसरा जिनके यहाँ प्रॉब्लम है, जिनके यहाँ मान लीजिए नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ऑनलाइन एजुकेशन वहां नहीं पहुंचा है, या दूर दराज स्थानों पे वो रहते हैं। सो उन लोगों को तो हमें निश्चित रूप से यहाँ ले जाना चाहिए, ताकि हम एक फेयर और इक्विटेबल तरीके से एजुकेशन दे दें। मात्र एजुकेशन देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मात्र एजुकेशन देना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि हर व्यक्ति को समान मौका मिले। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है जिसका इंटरनेट कनेक्शन ही अच्छा नहीं है, जिस तक मटेरियल ही नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये समान मौका नहीं हुआ, ये इक्वालिटी या इक्विटी वाली बात नहीं हुई। तो हमें इक्विटी का भी ध्यान रखना चाहिए। मेरा यदि मैं केवल अनुमान लगाऊं तो मुझे लगता है कि संभवतः अगस्त में कभी ना कभी गवर्नमेंट, मेरे ख्याल से ये अनुमति हमें कम से कम दे देगी कि स्कूल कॉलेजेस को ध्यानपूर्वक सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए और बहुत सावधानी बरतते हुए खोलने का अनुमति मिल जाना चाहिए। जी जी सर, तो और अगर नहीं मिल पाती है तो क्या जो कैंपस का टाइम है वो जब आपका कोर्स जब खत्म होता है नेक्स्ट ईयर में,
क्या आप ऑन कैंपस टाइम को भी थोड़ा सा एक्सटेंड करने का प्लान करके चल रहे हैं, इन केस अगर जरूरत पड़े तो? नहीं, आवश्यकता पड़ने पे तो वो करना ही पड़ेगा। सो 1 महीना तो हम लोग बढ़ा ही रहे हैं। तो साधारणतः हमारा फरवरी एंड में खत्म हो जाता था, अब मुझे लगता है वो मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक तक हम लोग अपने कोर्स को खत्म करेंगे। तो लगभग 1 महीना तो हम यहाँ पे बढ़ाएंगे ही। लेकिन उसके अलावा जैसा कि मैंने बोला कि यदि हम कॉलेज नहीं भी खोल पाते हैं, तब भी कम से कम वो छात्र जिनके पास अच्छी सुविधा नहीं है, इंटरनेट या बैंडविड्थ नहीं है उतना, उनको हम निश्चित रूप से कॉलेज कैंपस में ले आएंगे, भले ही वो कॉलेज कैंपस में रह के ऑनलाइन ही क्लासेस अटेंड करें। बिल्कुल सर, एक समान अवसर देने के लिए उनके साथ उन्हें ये अवसर प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण होगा। सर, चलते चलते मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा, क्योंकि आईआईएम्स अपने आप में बहुत साधन संपन्न इंस्टीट्यूशंस हैं, भारत के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस में से एक हैं, और स्किल सेट भी आईआईएम्स के अपने वन ऑफ द टॉप मोस्ट होते हैं। लेकिन वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जिनके पास शायद उतने संसाधन नहीं है, या वो एक्सपर्टीज नहीं है, वो स्किल सेट्स नहीं है, उनके लिए आप फिलहाल इस लॉकडाउन के दौरान क्या सलाह देंगे सर? उनकी हालत फिलहाल आपको कैसी लगती है? मैं अपील करना चाहूंगा उन सारे प्राइवेट संस्थानों से, और इवन इन गवर्नमेंट, कुछ कुछ गवर्नमेंट संस्थान भी हैं जो कि संसाधन जुटा सकते हैं लेकिन जुटाने का प्रयास नहीं करते, गुणवत्ता पे पैसा खर्च कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। तो उनके लिए मेरे ख्याल से एक ये सीख है, और मेरा सुझाव है, सीख तो प्रकृति ही दे रही है और सुझाव मैं दे रहा हूं, कि वो गुणवत्ता पे ध्यान दें कि क्वालिटी एजुकेशन कैसे दिया जा सकता है। एक डिजिटल स्ट्रैटेजी भी बनाएं, क्योंकि याद रखिए वर्तिका, ये पहला पैंडेमिक नहीं है और ये आखिरी पैंडेमिक भी नहीं होगा। इसके बाद भी हो सकता है कि हमको ब्लेंडेड मॉडल्स पे लर्निंग के जाना पड़े। कभी भी अगर ऐसा हो, या मान लीजिए किसी कारणवश छात्र को ही, किसी एक छात्र को ही अपने घर जाना पड़े 1-2 महीने के लिए, तो भी हमको ये इंश्योर करना चाहिए कि उस तक एजुकेशन पहुंच रही है। और साथ ही अगर हम अच्छे एजुकेशन को पेनिट्रेट करना चाहते हैं भारत में, और हमारी इतनी ज्यादा जनसंख्या है, तो हमको ऑनलाइन के माध्यम से, भले ही हम फ्लैगशिप जैसे जो हमारा पीजीपी है या ईपीजीपी है या आईपीएम कोर्स है वैसे ना करें, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से हम अन्य कई कोर्स उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिनको यहाँ पे आईएम में आने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। प्राइवेट संस्थाएं भी यदि इन 3 चीजों पे ध्यान दें, नंबर 1 अपनी फैकल्टी के ऊपर इन्वेस्ट करें, अच्छी फैकल्टी लेकर के आए ताकि जो गुणवत्ता है कार्यक्रम की उनके, और जो कोर्सेज है उनकी गुणवत्ता बढ़ सके। नंबर 2 अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करें, और इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब मात्र भवन इत्यादि से नहीं है, बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंक्यूबेशन लैबोरेटरी जहां पे लोग अपने प्रयोग कर सके स्टार्टअप्स वगैरह के, इस पे ध्यान रखें। और नंबर 3 ये ध्यान रखें कि कंटिन्यूअस डेवलपमेंट अपने स्टूडेंट्स का, मतलब स्टूडेंट्स को जो भी चाहिए ताकि उनका एक पूरे रूप से, संपूर्ण रूप से वो आगे बढ़ सके। केवल एजुकेशन से व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि उसके साथ साथ कई तरह की चीजें होती है। जैसे हमारे यहाँ फंक्शनल क्लब्स हैं, तो ऑपरेशंस क्लब है, फाइनेंशियल क्लब है, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट क्लब है, कंसल्टिंग क्लब है। सो इस तरह की चीजों पे इन्वेस्ट करें, अपने छात्रों को प्रोत्साहित करें कि वो ऐसे चीजों में भाग लें, राष्ट्रीय लेवल पे भी, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी। इन तीनों चीजों को यदि वो एक तरफ एक साथ लेकर के आएंगे, तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में उनका महत्व भी बढ़ेगा और उनका नाम भी बढ़ेगा। जी, प्रोफेसर हिमांशु, हमसे बातचीत के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ आपके पास बहुत लिमिटेड समय है, लेकिन आप आए और हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी दर्शक हैं जो हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, हम उनसे यही अपील करना चाहेंगे कि उच्च शिक्षा भारत में, भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है। वैसे भी हमारे देश में उच्च शिक्षा तक बहुत कम छात्र पहुंच पाते हैं, और जो पहुंच पाते हैं उनके सामने कोरोना वायरस पेंडेमिक ने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। साथ ही उन संस्थाओं के लिए भी जो कि उच्च शिक्षा देश में देती हैं, और खासकर वो बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज जिन पर एक मोटी फीस देकर स्टूडेंट्स आते हैं उनके पास पढ़ने के लिए, तो उन्हें सही तरीके से, सही समय पे सही एजुकेशन देना, उन्हें आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करना उनके लिए और भी ज्यादा कठिन हो गया है। तो ऐसे में कई सारी चीजें हैं, कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो प्रोफेसर हिमांशु राय ने कही, उन चीजों को ध्यान में आगे रखकर बढ़ा जा सकता है। और हम उम्मीद करेंगे सर, हमारी भी यही दुआ रहेगी कि आप जल्द से जल्द आपके कैंपस में स्टूडेंट्स वापस लौटें, और ये जो इन कैंपस एक्सपीरियंस है
स्टूडेंट्स के लिए ये उन्हें वापस मिल पाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी जानकारी के लिए जुड़े रहिए एशिया वर्ल्ड हिंदी के साथ। नमस्कार।